हेलो स्टूडेंट्स तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले इसी में चैप्टर 30 के क्वेश्चन नंबर 20 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में था कि आपका एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जिसको कि हम लोगों ने उस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था सिग्मा का वैल्यू, ये इतना वैल्यू आया था सिग्मा का। और इससे एक आपका सिल्क थ्रेड इस तरह से ये अटैच है, इसका एक इंच जो है इक्विलिब्रियम में ये थीटा एंगल जो कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, ये जब थीटा एंगल बना रहा है इक्विलिब्रियम में तो ये आपका पोजीशन था। क्लियर है स्टूडेंट? वहां पर हम लोग देखे थे स्टूडेंट फाइनली जब ये इक्विलिब्रियम में है तो वी है हम लोग के पास दो इक्वेशन था, टी कॉस थीटा आपका mg के बराबर है, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg एंड टी साइन थीटा इक्वल्स टू QE के बराबर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है स्टूडेंट। अब इस आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। क्वेश्चन ए में पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन टी का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है तो डायरेक्ट बाई 1 इक्वेशन 1 से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में आपका cos थीटा cos 60 डिग्री पता है, इसका मास का वैल्यू पता है, ये जो बॉल इसके साथ अटैच है इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, जी का वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, यहाँ से टी कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू मास का वैल्यू हो गया 10 ग्राम, दिस बिकम्स 10 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम हो गया। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इसीलिए टी हो गया आपका cos 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा cos 60 डिग्री आपका हो गया हाफ स्टूडेंट, हाफ हो गया, ये हाफ 2 इधर जाएगा, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू ये आपका वैल्यू आ गया। अच्छा चलिए इसको लिख ही लेते हैं, this becomes 2 into 10 to the power -1 Newton means 0.2 Newton is your answer। क्लियर स्टूडेंट? अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इनफैक्ट नॉर्मली हम लोग प्रोसेस को अडॉप्ट भी करते हैं इन जनरल। अगर ये दो इक्वेशन इस फॉर्म में दो इक्वेशन आपको पता है और टेंशन का वैल्यू निकालना है तो सिंपली हम लोग वो भी तरीका करते हैं। और दूसरा मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टेंशन निकालने के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए। देखिए इधर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर आपका हो जाएगा mg का होल स्क्वायर प्लस इधर आपका हो जाएगा QE का होल स्क्वायर। इसको करने से फायदा क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टी स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, आपका अंदर में बची है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू mg का स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। और यहां से आप समझ सकते हैं ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा इतना, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। और जब इसका वैल्यू पुट अप करेंगे सारा चीज का वैल्यू पता है, मास का वैल्यू पता है m 10 ग्राम, g q चार्ज का वैल्यू पता है, e इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्टूडेंट आसानी से निकाल सकते हैं। e का वैल्यू, e क्या था आपका ध्यान याद कीजिएगा, e इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, e इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम सिग्मा निकाल चुके हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सारा वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट, आपको चेक करके देखना भी चाहिए, तो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर 0.2 न्यूटन। तो आप इस तरह से भी टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सपोज कीजिए अभी क्या है कि ये इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स इस पर 0 है, अभी इक्विलिब्रियम में है, तो आपका है कि क्वेश्चन कि अगर आप इसको स्लाइटली पुश कर देते हैं या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे तो उसके बाद इसका पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा थोड़ा सा चेक करते हैं कि जब इसको हम पुश करेंगे किसी भी डायरेक्शन में तो क्या ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं, देखते हैं स्टूडेंट। सपोज कीजिए कि पहले केस में मान लेते हैं हम इसको इस डायरेक्शन में पुश करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा इसके लिए अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को देख लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे आपको हम डिटेल समझाए थे कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंच रहा है, तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। इवन चलिए देखते हैं, अभी इक्विलिब्रियम में है, सपोज कीजिए इसको हम इस तरह से
थोड़ा स्लाइटली इसको रोटेट करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे ही हम इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस पर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हुआ, इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो नेट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इधर आप जैसे ही इसको आप इधर पुश किए, मतलब ये थीटा का एंगल बढ़ा, थीटा जैसे ही बढ़ा, थीटा बढ़ा मतलब टी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ा, थीटा बढ़ा मतलब टी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ा, मतलब टी साइन थीटा का वैल्यू क्यूई से बड़ा होगा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। उसी तरह थीटा जब बढ़ा तो टी कॉस थीटा का वैल्यू घटा, तो नेट फोर्स आपका नीचे की ओर हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, नेट जो रीस्टोरिंग फोर्स इस पर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। आप इसको इधर पुश किए, नेट रीस्टोरिंग फोर्स इधर हो गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब ये ऐसे चेन के केस को ये फुलफिल कर रहा है, मतलब ये ऑसिलेट करेगा। इसका हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड, पता है t = 2 पाई रूट अंडर l बाई जी इफेक्टिव करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। फिनोमेना आप समझ चुके हैं। इसी तरह आप खुद से सोचिएगा, अगर आप इसको इधर पुश करते हैं तो देखिएगा कि नेट रीस्टोरिंग फोर्स इस पर, नेट रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका टाइम पीरियड। स्टूडेंट निकालते हैं बी पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे सोचेंगे भाई, टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला है t = 2 पाई रूट अंडर l बाई जी इफेक्टिव होता है। चलिए बहुत बार ये सब काम हम लोग कर चुके हैं, तो मेन मुद्दा है जी इफेक्टिव निकालना, क्योंकि लेंथ पता है, स्ट्रिंग का लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है l, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो नेट जी इफेक्टिव नेट निकालना है। उसके लिए कैसे सोचेंगे भाई, तो उसके लिए नेट फोर्स निकाल दीजिए। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको मास से डिवाइड कर दीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma से, तो वहां से नेट जी इफेक्टिव आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स देखिएगा, नेट फोर्स ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं यहां से, तो नोट कर चुके हैं। नेट फोर्स ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स जो बॉल पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, एक mg इधर लग रहा है, mg और qe, नेट फोर्स mg और qe। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह के मोशन में हम लोग टेंशन को एज्यूम नहीं करते हैं, टेंशन को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंसीडर करते हैं टेंशन को, थोड़ा समझिएगा, पहले भी देख चुके हैं इस तरह की चीजों को। ये क्या है कि जब इस तरह से ये रोटेट करेगा, इस तरह से एक छोटी से सर्कुलर आर्क पे रोटेट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन जब इसका होगा, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इसका हमेशा जो वेलोसिटी होगा ये टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज टेंजेंट के डायरेक्शन में। और ये टेंशन जो होगा ये रेडियस के अलोंग होगा, मतलब टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब इसका कोई रोल नहीं होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह के केसेस में ऑलवेज हम लोग टेंशन को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई रोल होता नहीं है, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे एक्ट करता है। तो इस पर नेट फोर्स स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कितना होगा, mg और qe, यही दो फोर्स नेट इस पे लग रहा है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज एक्ट हो रहा है। तो नेट फोर्स डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर, और जो कि इनफैक्ट यहाँ पर आप देख चुके हैं इसका वैल्यू जो होगा ये टेंशन के बराबर होगा 0.2 न्यूटन, दिस इज 0.2 न्यूटन। तो नेट फोर्स निकल चुका है। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन N2L मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं नेट जो एक्सेलरेशन होगा जी इफेक्टिव, दिस इज नेट फोर्स F नेट। चलिए इसको नेट फोर्स को हम लोग लिख रहे हैं F नेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास। तो 0.2 डिवाइडेड बाय मास कितना है, 10 × 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर है, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर में गया, ऊपर में आपका हो गया 200/10, दिस बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है ना। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर l बाई जी इफेक्टिव। तो 2 पाई का वैल्यू रखते हैं 3.14 रूट अंडर l कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻⁻² हो गया, डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव आपका हो गया 20 हो गया, ये 20/2, 20 बाई ये आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा, 20/2 नीचे में 2 आ गया तो √2, ये √2 से 2 मतलब ऊपर में 2 हो, ये √2 हो गया, √2 × 3.14 इंटू ये अंदर में
10 टू द पावर -2 बच गया, मतलब कि आपका डिवाइडेड बाय 1/10 हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। दिस बिकम्स √2 का वैल्यू हो गया 1.414 इंटू 0.314, इतना आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन नहीं, इतना सेकेंड, ये टाइम पीरियड है स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट क्वेश्चन नंबर 20 0.45 सेकेंड, 0.45 सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।